नमस्कार दोस्तों, एग्रीविल के एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक इम्पोर्टेंट क्लास जो एक महामैराथन होगी, जिसमें लगभग हॉर्टिकल्चर के कोई भी आपका कंपटीशन होगा जिसमें हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट आता है, उसके कंप्लीट वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस, कंप्लीट मैराथन क्लास आज यहाँ लेके आएंगे। आप हमसे जुड़े रहे, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने की हम क्या करने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों हम बात करें स्टार्टिंग की, तो पहले आपके क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। अगर बात करें पहले आपके क्वेश्चन की, तो दोस्तों जो आपका पहला जनरली क्वेश्चन बनता है वो कहाँ से बनता है, हॉर्टिकल्चर से। एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हॉर्टिकल्चर कौन सी शताब्दी का शब्द है, तो हॉर्टिकल्चर जनरली कौन सी शताब्दी का शब्द है, 17वीं शताब्दी का शब्द है। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपको क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी भाषा का कौन सा शब्द है। तो आपको केवल एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि केवल फोमोलॉजी एक ऐसा शब्द है जो लैटिन भी है और ग्रीक भी है। ठीक है, फोमोलॉजी ऐसा शब्द है जो लैटिन भी है और ग्रीक भी है। बाकी जितने भी आपको हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत शब्द मिलेंगे वो सभी कैसे मिलेंगे, वो सभी लैटिन वर्ड होंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसके अगर ब्रांचों के बारे में बात करें तो फोमोलॉजी में क्या करते हैं, लोग फूलविज्ञानी खेती करते हैं, हॉर्टिकल्चर में सब्जी उत्पादन करते हैं, फ्लोरिकल्चर में क्या करते हैं, फूलों की खेती करते हैं, जिसमें आपका कट फ्लोवर और लूज फ्लोवर आता है। ठीक है, पीएचडी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, सिस्टमैटिक फोमोलॉजी, सिस्टमैटिक फोमोलॉजी। हाँ, अगर यहाँ फोमोलॉजी के फादर की बात करें तो फोमोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है, फादर ऑफ फोमोलॉजी किसे कहा जाता है, डी कैंडोल को कहा जाता है, डी कैंडोल को। दोस्तों ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ फोमोलॉजी डी कैंडोल, नोट स्वर्ण क्रांति इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन स्वर्ण क्रांति के जनक। तो स्वर्ण क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, के.एन. चड्ढा को, के.एन. चड्ढा को। अगर वर्गीकरण की दोस्तों बात करें, यहाँ से आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर नेक्स्ट बात करें आपके क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपको बनता है वनस्पतिक प्रवर्धन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनस्पतिक प्रवर्धन, और ये आपके फ्रूट में भी आता है, वेजिटेबल में भी आता है। अगर बात करें फ्रूट में, तो फ्रूट में केवल आपको तीन याद ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या होता है, मोनोकोट, मोनोकोट और डाइकोट। ठीक है, यानी एक बीजपत्री, बीजपत्री, और दूसरा क्या होता है, द्विबीजपत्री। तो जिसमें एक कोटिलीडोन होता है वो एक बीजपत्री, और जिसमें दो कोटिलीडोन होते हैं सीधे में वो कौन सा, द्विबीजपत्री। तो आपको इसकी एक ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों, क्या है कि आपको चार फैमिली केवल क्या करनी है, चार फैमिली याद रखनी है जो एक बीजपत्री में आती है फलों की। बाकी सभी जो फैमिली है वो क्या आती है, द्विबीजपत्री में आती है। तो दोस्तों चार फैमिली आपकी कौन सी है, एक तो केला, आपको मुजेसी फैमिली याद रखनी है जिसके अंतर्गत क्या आता है, बनाना आता है। आपको पोमी याद रखनी है जिसके अंदर क्या आता है, नारियल आता है, इसका दूसरा नाम एरिकेसी है, और इसके अंदर क्या आता है, खजूर भी आता है। तीसरा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपकी फैमिली है वो क्या है, ब्रोमीलिएसी। आपसे अनानास की फैमिली बहुत जगह पूछता है, उसका नाम क्या है, ब्रोमीलिएसी। ठीक है, और चौथा आपका नारियल मैंने आपको बता ही दिया। तो ये चार फैमिली आपको क्या करनी है, याद रखनी है। इनके अलावा जो भी फ्रूट की फैमिली आपसे पूछी जाएगी, आपको आंख बंद करके क्या लगा देना, डाइकोट लगा देना है। दोस्तों अगर आगे बात करें डाइकोट में, मैंने आपको बताई कि बाकी जितनी फैमिली है वो सारी क्या कहलाते हैं, डाइकोट कहलाती है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ आम की आपको फैमिली क्या बताई, एनाकार्डियेसी, और एनाकार्डियेसी किसकी होती है, काजू की होती है, काजू की होती है। ठीक है, अब अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, यहाँ से बनेगा एक तो फैमिली के बारे में पूछ सकता है। अगला आपसे पूछेगा कि जितने भी सिट्रस फैमिली के, रूटेसी फैमिली के जितने भी फ्रूट है उनमें क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है, तो उनमें क्रोमोसोम संख्या मोस्टली कितनी होती है, 18। मोस्टली कितनी होती है, 18। तो आपको याद रखना है जितने भी रूटेसी फैमिली के फ्रूट है उनमें क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है, 18 होती है। ठीक है, अगर दोस्तों आगे बात करें, एक मोस्ट क्वेश्चन आपका रह गया यहाँ कि आपने यहाँ देखा केला, केला क्या देखा, केला, केला क्या है, त्रिगुणित है, त्रिगुणित, गुणित, अर्थात 2n बराबर 3x बराबर 33। दोस्तों जितने भी फ्रूट क्या होते हैं, त्रिगुणित होते हैं, वो क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक होते हैं, और पार्थेनोकार्पिक में क्या होता है, बीज रहित होते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर केले की क्रोमोसोम संख्या पूछे तो क्रोमोसोम संख्या कितनी बतानी है, 33 बतानी है। अगर आपसे पूछे बेसिक क्रोमोसोम संख्या, बेसिक क्रोमोसोम संख्या, तो क्या करेंगे, 33 भाग कर देंगे 3 का, और क्या जाएगा, बेसिक क्रोमोसोम संख्या क्या जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, दो ग्रुप आपको मोस्टली याद रखनी है। एक तो क्या होगा आपका, केला त्रिगुणित है और बेर क्या है, चतुर्गुणित। अगर बेर की बात करें तो जीजीपस मोरिटियाना, और क्रोमोसोम संख्या कितनी है इसकी, 48 है। ठीक है, एक मोस्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है दोस्तों, एक तो अनार का ओरिजिन प्लेस, तो अनार का ओरिजिन प्लेस क्या है, ईरान, और एक जो है आपसे क्या पूछा जाता है, खजूर का। इनमें कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों, खजूर का जो पूछा जाता है वो क्या है, ईरान।
खजूर का इराक और अनार का क्या है, ईरान है। ये आपके मोस्ट क्वेश्चन होंगे। अब अगर आगे बात करें तो आगे दोस्तों आपसे क्या पूछा जाता है, साइंटिफिक नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा था, फालसा का एक तो साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, ग्रेविया सुमेनिकुलिस, फालसा ग्रेविया सुमेनिकुलिस। और अगला क्या पूछा जाता है आपसे, फालसे की फैमिली पूछी जाती है जो क्या है टीलिएसी। और टीलिएसी फैमिली किसकी होती है दोस्तों, जूट की। जो जूट होता है आपका उसकी फैमिली क्या होती है, टीलिएसी होती है। ठीक है। अगर बात करें आगे करौंदे की, तो ये दो फालसा और करौंदा क्या है, वेरी वेरी मोस्ट है। अगर इसके करौंदे के साइंटिफिक नेम की बात करें तो कैरिसा करेंटस क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है। और इसकी फैमिली क्या है, एपोसाइनेसी क्या है, करौंदे की फैमिली है। दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं जिनके एग्जाम में बार बार रिपीट होने के चांस रहते हैं। अब दोस्तों क्या है, ये आपका था क्लासिफिकेशन बोटेनिकल क्लासिफिकेशन किसका था, फ्रूट का। अब हम बात करेंगे बोटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रूट में 4 फैमिली होती है जो मोनोकोट में आती है, लेकिन अगर बात करें वेजिटेबल की तो वेजिटेबल में आपकी मुख्यतः 4 फैमिली वेजिटेबल में होती है जो एक बीजपत्री होती है। अगर बात करें वेजिटेबल में एक बीजपत्री फैमिली की तो पहली कौन सी फैमिली आती है आपकी, पोएसी, जिसे क्या बोलते हैं, ग्रेवनी, जिसके अंतर्गत स्वीट कॉर्न आता है, स्वीट कॉर्न। दूसरी बात करें डायस्कोरिएसी, जिसका क्या होता है, याम। क्या होता है, याम होता है, जिसे क्या बोलते हैं, डायस्कोरिएसी में याम। ठीक है। अगर बात करें तीसरे की, तो तीसरे में आपको क्या आता है, एस्परागेसी, जिसमें कौन सा आता है, सतावर। ठीक है। और अगला बात करें तो अगली फैमिली कौन सी है, चौथी, वो किसी होती है प्याज की। प्याज नेक्स्ट फैमिली कौन सी होती है, एलिएसी। तो ये 4 फैमिली जो है वो मोनोकोट के अंतर्गत आती है। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन दिया हो तो 4 फैमिली के अलावा जो भी आपको कोई वेजिटेबल में दिखे वो क्या लगाना है, आपको सीधा डाइकोट लगाना है बिना सोचे समझे। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको कराते चल रहा हूँ। अगर दोस्तों आप ये स्क्रीनशॉट लेते हैं पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सारा ही टोटली कराऊंगा तो क्या है कि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर दोस्तों आगे बात करें आपसे कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं सकरग्रंथि क्या पूछ सकता है, वो क्रोमोसोम संख्या पूछ सकता है। सकरग्रंथि क्रोमोसोम संख्या कितनी है, 90 होती है। कितनी होती है, 90 होती है। और आगे दोस्तों अगर बात करें तो मटर का जो ओरिजिन प्लेस पूछ सकता है। मटर का ओरिजिन प्लेस क्या होता है, इथोपिया। क्या होता है, इथोपिया। ठीक है। तो ये अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या होता है, कोई भी हम गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो उसमें सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो सभी याद करते हैं। एक्सेप्शन जो होते हैं ना, एक्सेप्शनों को जो भी कटाक्ष होते हैं उन पर ही क्वेश्चन बनते हैं। जहां संभावना क्या रहती है, असमंजस की स्थिति रहती है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब दोस्तों अगला अगर बात करें तो अगला क्या है, फलों के पकने के आधार पर, स्वतंत्र पकने के आधार पर क्या, फलों का क्लासिफिकेशन। तो फलों को पकड़ने के आधार पर दोस्तों सिंपल सा आपने पढ़ा होगा कि कोई फल है, कोई फल अगर पेड़ से तोड़ने के बाद पकता रहता है उसे क्या बोलते हैं, क्लाइमेटिक। और कोई पेड़ से तोड़ने के बाद नहीं पकता उसे क्या बोलते हैं, नॉन क्लाइमेटिक। ठीक है। लेकिन अगर साइंटिफिक वे में बात करें, साइंटिफिक वे में क्या होता है कि क्लाइमेटिक जो फल है उनमें श्वसन और इथाइलिन की मात्रा तोड़ने के बाद क्या होती है, बढ़ जाती है क्लाइमेटिक में। और नॉन क्लाइमेटिक में क्या होता है, तोड़ने के बाद श्वसन इथाइलिन की दर क्या होती है, कमी आ जाती है। ठीक है। क्योंकि नॉन क्लाइमेटिक पकते नहीं है और क्लाइमेटिक तोड़ने के बाद भी पक जाते हैं। और पकने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इथाइलिन की। तो इथाइलिन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, इसीलिए क्या रखे रखे पर पक जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ क्वेश्चन कौन सा बनेगा, यहाँ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा बनेगा जो आपको कंफ्यूजिंग कर देगा। यहाँ आपसे याद पूछा खरबूजा। दोस्तों जनरली अगर आप खरबूजे की बात करें तो आपने देखा हो घरों में खरबूजा रखने के बाद पकता नहीं है, भले उसका टेस्ट थोड़ा मीठा हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि एग्जाम्पल में अगर बात करें तो खरबूजा किसमें आएगा, क्लाइमेटिक में। अगर आपको एग्जाम्पल में खरबूजा और तरबूज दोनों दिया हो तो आपको क्या लगाना है, क्लाइमेटिक में खरबूजा। और खरबूजा नहीं दिया तो आपको क्या लगाना है, तरबूज। ठीक है। अगर बात करें इथाइलिन अवशोषक की, इथाइलिन अवशोषक रसायन कौन सा है दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, इथाइलिन अवशोषक रसायन है। ठीक है। अगर बात करें आगे जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर अगर बात करें फलों की, तो जीवन चक्र के आधार पर आपके जो फल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो सदाबहारी का मतलब क्या होता है, इसमें 12 मंथ पत्ते लगे रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सदाबहारी। और पर्णपाती जो वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं उसे क्या बोलते हैं, पर्णपाती। ठीक है। तो सदाबहारी की अगर बात करें तो आम, केला, पपीता,
नींबू वर्ग के जितने भी और अमरूद, ये क्या है सदाबहारी, आपने जनरली देखा भी होगा जिनके पत्ते वर्ष में कभी नहीं गिरते, वर्ष भर पत्ते रहते हैं। अगर बात करें पर्णपाती की तो अनार वर्ष में अपने एक बार पत्ते गिरा देता है, अंगूर गिरा देता है, आंवला गिरा देता है और बेर भी क्या अपने पत्ते वर्ष में एक बार गिरा देता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको कोई बाग बगीचा लगाना है, बाग बगीचा लगाना है तो बाग बगीचे का रोपण कब करना चाहिए? आपको अगर सदाबहारी वृक्ष लगाने हैं तो आपको कब लगाना चाहिए? जून से जुलाई तक। जून जुलाई का मतलब होता है वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु सबसे बेस्ट होती है जून जुलाई की, जो आपके फलदार पौधों का बगीचा लगाने के लिए। अगर आपको पर्णपाती वृक्ष लगाने हैं जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो उन्हें लगाना है सबसे बढ़िया समय कौन सा है? अक्टूबर से फरवरी, ठीक है। अब दोस्तों अगर आगे बात करें परागण की, तो दोस्तों परागण मुख्यतः 3 तरीके का होता है। एक तो स्वपरागण, क्या होता है? स्वपरागण। एक होता है परपरागण, एक होता है ओपन क्रॉस पोलिनेशन, जो दोनों के बीच का होता है, ठीक है। अगर यहाँ एग्जांपल में बात करें स्वपरागण की, तो स्वपरागण में कौन सा है? फलों की बात करें तो केला स्वपरागित है, और कौन सा है? अंगूर स्वपरागित है। सब्जियों में आलू, टमाटर और मटर स्वपरागित है। दोस्तों यहाँ आपको एक मोस्ट क्वेश्चन याद रखना है कि जो एक स्वपरागित है, स्वपरागित में जो ट्यूबर क्रॉप है उनका जो डिस्टेंस होता है ना सीड प्रोडक्शन का, वो बहुत कम होता है, इसलिए क्या है वो स्वपरागित है। टमाटर की बात करें, टमाटर में क्या होता है? होमोगैमी के कारण क्या होता है? स्वपरागित। होमोगैमी का मतलब क्या होता है? टमाटर का जो फूल होते हैं जो मेल एंड फीमेल जो पार्ट होते हैं ना, वो दोनों सेम टाइम मैच्योर होते हैं। तो सेम टाइम मैच्योर होते हैं तो किसकी कंडीशन बन जाती है? स्वपरागण की कंडीशन बन जाती है। अगर मटर में बात करें दोस्तों, मटर में क्या आपको जनरली याद रखना है, जितनी भी आपकी दलहनी फसल है, क्या फसल है? दलहनी, वो सारी क्या होती है? स्वपरागित होती है, स्वपरागित। अगर बात करें ओपन क्रॉस पॉलिनेशन की, जो स्वपरागित भी होते हैं और क्या होते हैं? परपरागित भी होते हैं। तो उसमें 3 आते हैं आपके बैंगन, मिर्च और भिंडी। अगर बात करें परपरागण की, तो परपरागण में दोस्तों आपके अगर फलों की बात करें परपरागण में तो क्या है? पपीता, खजूर और आंवला। तो सब्जी की बात करें तो पालक आएगा। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जितनी भी आपकी पत्तेदार सब्जी है, तो उनका जो पोलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? एयर के द्वारा। तो एयर के द्वारा अगर होता है तो वो उसे क्या कहलाता है? क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। तो पत्तेदार सब्जियां, पालक को कोई भी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। हो सकता है यहाँ एग्जाम्पल में पालक दिया है, वहाँ पालक ना जाए, आपको कोई भी पत्तेदार सब्जी अगर दिखे तो आपको क्या लगाना है? वायु द्वारा परपरागण होता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम बात करें इनके पोलिनेटर की, इसकी बात करें पोलिनेटर की, दोस्तों पोलिनेटर उसे कहा जाता है जो परागण को एक पौधे से दूसरे पौधे तक ट्रांसफर करने का काम करता है। अगर आम में बात करें, आम का बहुत मोस्ट है पूछा जाता है, तो आम का क्या है? घरेलू मक्खी। अगर पाइनएप्पल का बात करें तो पाइनएप्पल का क्या है? हमिंगबर्ड। पाइनएप्पल का है हमिंगबर्ड। अब दोस्तों आम का तो हमने काफी याद किया, लेकिन अगर आपका पूछा जाता है याद तो पाइनएप्पल का। अगर खजूर की बात करें तो खजूर एक ऐसा है जिसमें हाथ द्वारा क्या होता है? परागण होता है, हाथ द्वारा परागण। अगर बैंगन की बात करें तो बैंगन में किसके द्वारा होता है? बम्बल बी के द्वारा, ठीक है। अब दोस्तों क्या है कि आगे अगर हम बात करें परागण का माध्यम, दोस्तों स्वपरागण में बहुत सारी कंडीशन होती है। कैसमोगैमी होती है, कैसमोगैमी टमाटर में होती है, होमोगैमी किसमें होती है? टमाटर में होती है, क्लिस्टोगैमी किसमें होती है? लीट्यूस में होती है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि इन टर्म और परपरागण में क्या होता है कि वायु द्वारा परपरागण होता है, कीटों द्वारा होता है। तो अलग अलग तरह के जब सोर्स के द्वारा क्या होता है? परपरागण होता है, तो अलग अलग क्या दिए जाते हैं? नाम दिए जाते हैं। तो दोस्तों इनमें से भी एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। दोस्तों वायु द्वारा जब परागण होता है, और परागण को उसे एनिमोफिलिक कहते हैं। जल द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक कहते हैं। पक्षियों द्वारा होता है तो ऑर्निथोफिलिस कहते हैं। अगर चमगादड़ द्वारा होता है तो क्या कहते हैं? कैरेटेरिफिली कहते हैं। अगर घोड़े द्वारा करें तो मेलिकोफिली, और चींटियों द्वारा ये वेरी मोस्ट है, क्या है? वेरी मोस्ट। क्योंकि जब आपसे आ जाए कि चींटी द्वारा परपरागण क्या कहलाता है, तो आप सोचोगे यार चींटी कहाँ परागण कर सकती है, लेकिन मेलिकोफिली क्या कहलाता है? चींटी द्वारा परपरागण कहलाता है। अगर परिभाषा की बात करें, कुछ हमारे भाई ऐसे होंगे जिन्हें परागण के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं थोड़ा परागण के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, ठीक है। अगर ये दो तरीके के मोस्टली क्या होते हैं? वैसे 3 तरीके के होते हैं, लेकिन अगर बात करें हम स्वपरागण की, स्वपरागण में क्या होता है? एक पुष्प के परागकण क्या होता है? उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य वर्तिकाग्र, भाई कोई
पौधा है उसके परागकण उसी पुष्प पर, उसी फूल पर या उसी पौधे पर उपस्थित दूसरे फूल पर जब जाकर क्या करते हैं, पोलिनेशन करते हैं, पोलिनेशन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। लेकिन अगर परपरागण की बात करें तो परपरागण में क्या हो सकता है, उसी जाति का कोई अन्य प्लांट हो सकता है, उसी जाति के अन्य प्लांट का कोई दूसरा फ्लावर हो सकता है, तो उसे क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ अगर बात करें मोस्ट फूलों के प्रकार, दोस्तों फूलों के प्रकार, अब मैं आपको आगे एक वीडियो में बताऊंगा कि कुकर बिट्स के लगभग 15 क्या होते हैं, सेक्स फॉर्म होते हैं। सेक्स फॉर्म क्या होते हैं, 15, तो आपको मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो फूलों के प्रकार होते हैं, पहला क्या होता है, डायोसियस या एग्लेंगस। डायोसियस का मतलब क्या होता है, ये मेल आपका अलग पौधे पर और फीमेल आपका अलग पौधे पर, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, डायोसियस कहलाएगी। इसमें पाया जाता है पपीता में, खजूर में, पालक में। जिससे कि क्या होता है कि इसमें मेल और फीमेल की मात्रा पूरी करने के लिए 1:10 का अनुपात क्या करा जाता है, रखा जाता है। अगर ये अनुपात मेल फीमेल का हम प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा, अच्छी तरीके से पॉलिनेशन नहीं होगा। अगर बात करें मोनोसियस की, तो दोस्तों मोनोसियस की अगर बात करें तो प्रीमिटिव सेक्स फॉर्म है, प्रीमिटिव सेक्स फॉर्म किसकी है, कुकर बिट्स की, कुकर बिट्स। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो कुकर बिट्स के पौधे हैं उनकी जो पुरानी सेक्स फॉर्म है वो क्या है, मोनोसियस है, ठीक है। अब मोनोसियस की बात करें तो मोनोसियस में क्या होता है, मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट क्या होते हैं, एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं, अलग अलग शाखाओं पर उपस्थित होते हैं। बात करें आंवला, नारियल और कुकर बिट्स फूल के कितने क्या होते हैं, ज्यादातर मोनोसियस। अब बात करें एंड्रोमोनोसिस की, तो एंड्रोमोनोसिस और गायनोमोनोसिस, दोस्तों एक इसकी याद करने की ट्रिक बताता हूं। इसमें गायनोमोनोसिस, गायनोडायोसिस में क्या रहा है, गाय आ रहा है, तो गाय कौन होती है, मादा, गाय मादा होती है, तो मादा और डायोसिस जहां आ गया यहाँ तो क्या हो गया, द्विलिंगी। तो अर्थात कोई अगर पौधा है उस पे मादा फूल भी है और द्विलिंगी फूल भी है, तो क्या कहलाया, गायनोडायोसिस। तो उसका एग्जांपल क्या है, पपीता। पपीता दोस्तों एक तो द्विलिंगी भी होता है और क्या होता है, उभयलिंगी भी होता है। द्विलिंगी मतलब पपीते कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें मेल पार्ट भी पाया जाता है, फीमेल पार्ट भी पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, द्विलिंगी बोलते हैं। लेकिन कुछ पपीते के पौधे ऐसे होते हैं जिनमें मादा पार्ट भी पाया जाता है और उभय मेल फीमेल दोनों पार्ट भी पाए जाते हैं, जॉइंट, और अलग से फीमेल पार्ट भी पाया जाता है। तो ये क्या हुआ, गायनोडायोसिस का उदाहरण है, ठीक है। इसकी अगर बात करें पपीते में द्विलिंगी की बात करें तो द्विलिंगी का बीज दर कितना होता है, 400 से 500 ग्राम का होता है, द्विलिंगी का बीज दर होता है। अगर बात करें पपीते का उभयलिंगी की, उभयलिंगी में क्या होगा, मादा होगा, द्विलिंगी होगा, तो उसकी बीज दर कितनी होती है, इसकी 100 से 150 ग्राम, ठीक है। पपीते में दो तरीके के पौधे होते हैं। अब बात करें एंड्रोमोनोसिस की, तो एंड्रोमोनोसिस दोस्तों जैसे शब्द आ रहा है इसमें एंड्रो का मतलब एंड ना, किसी झगड़ा करना, झगड़ा करने की बात करें तो झगड़ा कौन करता है, नर करता है, और लास्ट में कौन आ गया, द्विलिंगी। तो एक ऐसा पौधा जिसमें क्या होता है, नर भाग भी होता है और द्विलिंगी पार्ट भी होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एंड्रोमोनोसिस। तो उसका उदाहरण कौन सा है, आम और खरबूजा, ठीक है। आम और खरबूजा क्या है इसके उदाहरण। अगर आगे बात करें दोस्तों, मैंने आपको बताया था, अगर आगे बात करें तो पपीता और खजूर। पपीता की अगर बात करें, पपीता उभयलिंगी भी है और द्विलिंगी भी है। तो पपीते में क्या करते हैं, अगर हम पपीते का पौधा लगाते हैं तो नर और मादा इनका अनुपात मेंटेन करना क्या है, बहुत जरूरी है, जिससे अच्छी प्रकार से पॉलिनेशन हो सके। तो नर मादा का जो अनुपात होता है पपीता और खजूर का, वो क्या होता है, 10:1। यानी कि इसमें क्या, अगर हमने 100 पौधे किसके लगाए, 100 फीमेल लगाए, फीमेल किसके, पपाया के, तो हमें 10 पौधे मेल के लगाने पड़ेंगे, पपाया, तब जाके क्या होगा, इसका अनुपात मेंटेन होगा। अगर कुकर बिट्स की बात करें, कुकर बिट्स में नर मादा का अनुपात, दोस्तों कुकर बिट्स में मोस्टली अनुपात क्या होता था, 30:1 होता था। लेकिन जो अभी ऑप्शन में हो गया है वो क्या हो गया, 15:1 हो गया, पहले का 30:1 होता था। अगर दोस्तों बीज दर की बात करें, मैंने आपको बताया पपीते में 2 तरीके के पौधे पाए जाते हैं, एक तो डायोसियस का मतलब होता है मेल पौधे अलग और फीमेल पौधे अलग पार्ट के, तो उसका अनुपात क्या मेंटेन करते हैं, 1:10। अगर बात करें गायनोडायोसिस की, गायनोडायोसिस में इसमें फीमेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट के बाद क्या होता है आपका, द्विलिंगी भी होता है, तो उसका कितना मेंटेन होता है, 150 ग्राम का होता है, सीवरेज होता है। अगर बात करें आगे वनस्पति के आधार पर, वनस्पति के आधार पर बात करें तो ये मैंने आपको करा दिया पीछे, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, कौन सी फैमिली है। अब बात करेंगे खाने योग्य भाग की, क्या बात करें दोस्तों, खाने योग्य भाग की।
अगर आप मोस्टली पढ़ते होंगे पहले कि फलों में क्या खाया जाता है, गूदा खाया जाता है, गूदा खाया जाता है, लेकिन दोस्तों जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्या वानस्पतिक रूप से कौन सा भाग खाया जाता है आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर बात करें दोस्तों पेरिकार्प की, तो पेरिकार्प इसमें खाया जाता है बेर, खजूर और सीताफल में। बेर, खजूर, सीताफल में क्या खाया जाता है पेरिकार्प, बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति। तो भी आप जैसे बेर लेते हो, बेर को लेते खा लेते हो, तो उसका बाह्य जो भित्ति होती है उसको क्या लेते हो, खा लेते हो, ठीक है। अगर बात करें मीजोकार्प की, मीजोकार्प का मतलब क्या होता है मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति। तो मध्य फल भित्ति किसकी खाई जाती है, आम की खाई जाती है, पपीते की खाई जाती है और चीकू की खाई जाती है। दोस्तों प्लेसेंटा, प्लेसेंटा किसे खाया जाता है, बेल का, बेल, जिसे क्या बोलते हैं एगल मार्मेलोस कहा जाता है, ठीक है। जूसी सीड, जूसी सीड कोट, जूसी सीड कोट या किसका खाया जाता है, अनार का और एरी, एरी किसको बोलते हैं दोस्तों, एरी बोलते हैं लीची को, इसको बोलते हैं लीची को, ठीक है। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म किसका खाया जाता है, नारियल का। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट। एंडोस्पर्म किसका खाया जाता है, नारियल का। मीजोकार्प और एपिकार्प की अगर बात करें तो किसका खाया जाता है, जामुन का, ठीक है। ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब आके बात करें हम सब्जियों के खाने योग्य भाग की, क्या करें बात, सब्जियों के खाने योग्य भाग की। तो सब्जियों में क्या दोस्तों, सोलनेसी में, सोलनेसी में 4 आते हैं, टमाटर, बैंगन, मिर्च, आलू। ध्यान रखना है टमाटर, बैंगन, मिर्च, आलू। इसकी एक ट्रिक है, अगर इसमें क्रोमोसोम नंबर जितने भी सोलनेसी फैमिली की सब्जियां होंगी सब में क्रोमोसोम संख्या कितनी होगी, 24 होगी। लेकिन केवल क्या आलू, आलू ऐसा है जिसकी क्रोमोसोम संख्या कितनी होगी, 48 होगी, ठीक है। और जितने भी सोलनेसी फैमिली के क्या है सब्जियां है वो क्या खाया जाता है, मोस्टली फल खाया जाता है। और आलू है, आलू का क्या खाया जाता है, खाना खाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं ट्यूबर, ट्यूबर या कंद भी बोल सकते हैं, ठीक है, कंद भी बोल सकते हैं। अगर बात करें कुसुमांड की, तो कुसुमांड किसे कहा जाता है दोस्तों, कुकर बिटेसी, कुकर बिटेसी, कुकर बिटेसी क्या कहा जाता है, कुसुमांड कहा जाता है। तरबूज, खरबूज, खरबूजा इनका क्या कहा जाता है, फल कहा जाता है। इनके फल को क्या कहा जाता है, पेपो, पेपो, पेपो कहा जाता है, कुकर बिटेसी। लेगुमिनेसी की बात करें तो लेगुमिनेसी जितने भी मटर, सेम वगैरह है, इनके फल को क्या कहा जाता है, पोड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पोड सीड। अगर बात करें अम्बेलीबेरी, 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 तो अम्बेलीबेरी किसका है, गाजर का। और अम्बेलीबेरी फैमिली किसकी होती है, धनिया की, धनिया की होती है, किसकी होती है, धनिया। अगर बात करें क्रूसीफेरी की, तो मूली, फूल गोभी, जितनी भी गोभी आती है वो सब क्या आती है, क्रूसीफेरी। इसका दूसरा नाम क्या है, ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी। या आपसे एक मोस्ट क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ब्रोकली, एक तो कैबेज, कैबेज का पुष्पक्रम क्या है, कैबेज, तो कैबेज का आपको लगाना है कैटकीव, कैबेज से क्या है, कैबेज का कैटकीव पुष्पक्रम, ठीक है। अगर बात करें खाने वाले बातों की, तो खाने वाले बातों मूली में, मूली में तो जड़ खाई जाती है, मूली के बाद सलजम, सलजम में भी क्या खाई जाती है, जड़ खाई जाती है। इसके बाद चुकंदर, चुकंदर में भी क्या खाई जाती है, जड़ खाई जाती है। चुकंदर के बाद अगर बात करें शकरकंद की, शकरकंद में भी क्या खाई जाती है, जड़ खाई जाती है, ठीक है। अगर फूल गोभी की बात करें तो फूल गोभी का जो खाया जाने वाला भाग है उसे क्या बोलते हैं, कड़ बोलते हैं। उसको कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है और कट भी आ सकता है। अगर बात करें पत्ता गोभी की, तो पत्ता गोभी क्या खाया जाता है, हेड खाया जाता है, क्या खाया जाता है, हेड, ठीक है। ये सुपरवाइजर में आपका क्वेश्चन आ चुका है। अगर बात करें गाढ़ गोभी की, तो गाढ़ गोभी क्या खाया जाता है, फूला हुआ तना, दोस्तों नोल खोल, जिसे क्या बोलते हैं, गाढ़ गोभी को नोल खोल भी बोलते हैं, नोल खोल, ठीक है। अगर बात करें ब्रोकली की, तो ब्रोकली क्या खाया जाता है, पुष्पक्रम, क्या खाते हैं, पुष्पक्रम। अगर आगे हम बात करें, आगे अगर हम बात करें चिनोपोडियेसी की, चिनोपोडियेसी में आपका क्या आता है, चिनोपोडियेसी में आपका क्या आता है, पालक आता है। पालक के बाद क्या आता है, चुकंदर भी आता है, चुकंदर आता है। अगर पालक की बात करें, पालक में क्या खाया जाता है, पत्ते खाए जाते हैं पालक में। एयर द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन। मैंने आपको बताया जो एयर द्वारा पॉलिनेशन होता है वो किसी भी क्रॉप में होगा तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं उनमें अधिकांश पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा, एयर के द्वारा होगा, ठीक है। अगर मोनोडेसी की बात करें तो शकरकंद, शकरकंद का क्या खाया जाता है, मानवीय जड़ खाई जाते हैं। तो शकरकंद इस तरीके की होती है, इस तरीके की जड़ निकलती है, फिर शकरकंद बैठती है, फिर जड़ निकलती है, फिर क्या आती है, फिर शकरकंद बैठती है, ठीक है। अगर दोस्तों अब आगे बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परिपक्व अंडा से फलों का निर्माण किससे होता है, अंडा से होता है। तो परिपक्व अंडा से किसका निर्माण करता है, वो फलों का निर्माण करता है। तो फल अंडा से बनने के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार का होते हैं। जिनका निर्माण अंडाशय से होता है वो सत्य फल कहलाता है या ट्रू फ्रूट कहलाता है। और अंडाशय के अलावा पौधे का कोई भी भाग, अंडाशय के अलावा कोई भी भाग अगर है उसके द्वारा क्या हो रहा है, फल का निर्माण हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका असत्य फल, असत्य
फल, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में आपका अगर सेब की बात करें तो सेब किससे विकसित होता है? थैलेमस से। नाशपाती किससे होती है? थैलेमस से। और पाइनएप्पल किससे विकसित होता है? वो होता है पुष्पक्रम से, पुष्पक्रम से। अगर दोस्तों आगे बात करें फलों की कि फलों का टाइप क्या है, तो फलों के टाइप की बात करें किस तरह का फल है, तो पहला आपका आता है बेरी या सरस, ठीक है। तो बेरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? बेरी, बेरी का मतलब वो ये फल है, इसके गुद्दे से बहुत सारे बीज चिपके हुए हैं, वो क्या होता है? बेरी। बेरी का एग्जांपल आपका कौन सा है? केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू, ये सभी क्या हो गए आपके बेरी प्रकार में। डूब की बात करें, डूब में क्या होता है दोस्तों? सिंगल सीडेड होता है। डूब क्या होता है? सिंगल सीडेड, इसमें क्या पाया जाता है? एक बीज पाया जाता है किसमें? डूब में। तो इसका उदाहरण क्या है? आम, बेर, नारियल, जामुन, खजूर और लहसुन। देखो इस सभी में क्या है? एक एक बीज है। अगर बात करें कैप्सूल की, तो कैप्सूल में आपको क्या पूछा जाता है दोस्तों? भिंडी बहुत मोस्ट है। भिंडी आपसे पूछा जाएगा एग्जांपल में, तो भिंडी किसका उदाहरण है? आपको क्या लगाना है? कैप्सूल का। अगर कौन की बात करें तो कौन का क्या है? सेब और नाशपाती। और इसका क्या खाया जाता है? पुष्पासन। पुष्पासन इसका खाया जाने वाला भाग है इन दोनों का। कौन का क्या है? सेब और नाशपाती। अगर नट की बात करें तो नट में क्या है? लीची है, काजू है, बादाम है, अखरोट है। तो जंगल सी बात है। मैंने आपको बताया था जो कुकर बिटेसी के कुसुमाट के जो फल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पेपो कहा जाता है, पेपो कहा जाता है, ठीक है। साइकोनस किसका है? अंजीर का है। और अगर आगे बात करें संयुक्त फल एग्रीगेट फ्रूट, जो एग्रीगेट फ्रूट होते हैं वो होते हैं सीताफल और स्ट्रॉबेरी। क्या हो गया आपके? एग्रीगेट फ्रूट। अगर बात करें सब्जियों के प्रकार की, तो जो सोलेनेसी फैमिली की जो सब्जियां होती है जितनी भी, उनमें आपने देखा होगा कि गुद्दे में क्या होता है? गुद्दे में बीज चिपके रहते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? बेरी प्रकार की सब्जियां कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे आपने टमाटर लिया, टमाटर में ये सीड चिपक रहे हैं गुद्दे से बहुत सारे, उसे क्या कहा जाता है? बेरी कहा जाता है, सरस या बेरी। आलू में भी क्या होता है? ठंडे इलाकों में हमारे यहाँ क्या होती है कि कंडीशन थोड़ी गर्म होती है, इसलिए क्या होता है? आलू का प्रोडक्शन सीड के द्वारा नहीं होता। लेकिन जहाँ सीड प्रोडक्शन के लिए ठंडा टेम्परेचर इंडिया में मिल जाता है, विश्व में मिल जाता है, वहाँ क्या करते हैं? आलू का सीड प्रोडक्शन करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? टीपीएच, ट्रू पोटैटो सीड, जो रामानुजन ने दिया था। किसने दिया था? रामानुजन। किसने दिया था? रामानुजन ने दिया था, ठीक है। तो सरस बेरी किसका हो गया? सोलेनेसी का। अगर बात करें मालवेसी की, तो मालवेसी में क्या आता है? भिंडी की बात करें तो क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है? 130। बात करें कुकुरबिटेसी की तो पेपो। कृषि बेरी की बात करें, कृषि बेरी में कौन-कौन से आते हैं? सरसों, मूली, कोलफ्लावर, जितनी भी आपकी गोभी है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, क्या कहलाते हैं? कोलफ्लावर। लेग्यूमिनेसी की बात करें तो पोड कहलाता है। इनके पोड का उसे ज्ञात किससे करते हैं? टेंशियोमीटर से, टेंशियोमीटर। परिपक्वता, अगर मूंगफली और इमली की बात करें, मूंगफली इमली की जो गुच्छेदार होती हैं, लंबी सी होती हैं, पोथी हुई, उसे क्या बोलते हैं? लामेंटम, डोमेंटम, ठीक है। ग्रेमिनी कुल में जितने आपके आते हैं, स्वीट कॉर्न हो गई और आपकी जितने तरीके के कॉर्न हो गए, उनका जो फल है वो क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो आगे दीप्तिकाल क्या था? यानी दीप्तिकाल का मतलब क्या होता है कि कोई भी फ्रूट है, वेजिटेबल है, उसकी फ्लोरिक अवस्था अगर 100 दिनों में हो रही है तो वो क्या कहलाएगा? 100 डे प्लांट कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? 100 डे। अगर उसकी फ्लोरिक अवस्था लॉन्ग डे में आ रही है तो कैसे कहलाएगा? लॉन्ग डे प्लांट कहलाएगा। और अगर टेम्परेचर का या दिनों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, 12 महीने एक जैसी कंडीशन है, तो क्या कहलाएगा? डे न्यूट्रल प्लांट कहलाएगा। अगर बात करें हम लॉन्ग डे प्लांट, तो दोस्तों आलू क्या है? लॉन्ग डे प्लांट है, क्योंकि इसकी फ्लोरिक कंडीशन जो है उसके लिए बड़े दिनों की आवश्यकता होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर बात करें सीड प्रोडक्शन के पर्पज से, बीज उत्पादन के पर्पज से, तो आलू क्या है? बीज उत्पादन के पर्पज से क्या है? 100 डे प्लांट है, 100 डे। तो जनरली आलू पूछे तो लॉन्ग डे प्लांट, और अगर बीज सीड प्रोडक्शन के पर्पज से पूछे तो कैसा है? 100 डे प्लांट। प्याज में क्या है? 100 डे प्लांट है, क्योंकि आलू के साथ क्या लगाई जाती है? मौसम में। और फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सभी जो मोस्टली सर्दियों वाली जो अक्टूबर सितंबर में लगाई जाती है वो क्या कहलाती है? लॉन्ग डे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जितनी भी क्रॉप आपकी लगाई जाती है उसे कैसे? लॉन्ग डे। अगर बात करें डे न्यूट्रल की, तो ये 12 महीने आसानी से हो जाते हैं, जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, खीरा, भिंडी, अमरूद और पपीता, ठीक है। अगर बात करें 100 डे की, 100 डे में दोस्तों मोस्ट क्या है? फलों में आपको क्या करना है? पाइनएप्पल। और अगर बात करें सब्जियों में, तो सब्जियों में आपसे क्या पूछा जाता है? शक्कर। क्या पूछा जाता है? शकरकंद, ठीक है। तो दोस्तों जो मैं आपको क्लास चेंज करा रहा हूँ वेरी मोस्ट है, आपको आज हॉर्टिकल्चर में कंप्लीट करा दूंगा। दोस्तों अगर बात करें आगे
जो रबी वाली ग्रोथ, रबी का मौसम कौन सा होता है? अक्टूबर का। अक्टूबर में क्या होता है? गेहूं बोया जाता है। तो अक्टूबर का दोस्तों 3 तरीके के सीजन होते हैं, खरीफ, रबी और क्या होता है? जायद। खरीफ किससे कब से स्टार्ट होता है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर तक क्या होता है? खरीफ। खरीफ की फसलें जून में लगाई जाती है, सितंबर तक हार्वेस्ट कर ली जाती है। रबी की बात करें तो अक्टूबर से लगाया जाता है और जनवरी फरवरी में क्या कर ली जाती है? हार्वेस्ट कर ली जाती है। अगर बात करें जायद की तो फरवरी में इसकी फसलें लगाई जाती हैं और मई जून में क्या की जाती है? हार्वेस्ट की जाती है। ठीक है, तो जितनी भी आपकी रबी की क्रॉप है, रबी की क्रॉप कब लगाई जाती है? अक्टूबर में लगाई जाती है। जितनी भी रबी की क्रॉप होती है वो कैसे होती है? लॉन्ग डे होती है। अगर बात करें खरीफ की तो खरीफ की मौसम जो क्रॉप होती है वो कैसी होती है? शॉर्ट डे होती है। ठीक है, अगर आगे बात करें जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर क्या बात करेंगे? क्लासिफिकेशन की बात करें तो जीवन चक्र के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ऐसी जो फसलें होती हैं जो एक साल में या एक सीजन में अपना जीवन चक्र क्या कर लेती है? पूरा कर लेती है। एक ऋतु में, एक साल में मतलब नहीं, एक ऋतु में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है, वो क्या कहलाती है? एनुअल या एक वर्षीय कहलाती है। सामान्यतः टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी आपने देखा होगा, ये क्या है? एक वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है। हालांकि आपने देखा है जो बैंगन है, बैंगन की क्या पेड़ी भी छोड़ी जाती है, 3-4 साल तक पेड़ी भी छोड़ी रहती है। लेकिन अगर बात करें एनुअल की तो एक वर्ष में जाएगा टमाटर, बैंगन। ठीक है, अगर फल की बात करें एक वर्ष में तो स्ट्रॉबेरी क्या होती है? एक फल है लेकिन एक साल में ही अपनी लाइफ साइकिल एक सीजन में क्या कर लेती है? पूरी कर लेती है। अगर वर्ष की बात करें तो ऐसी फसल जो पहले ऋतु में अपना क्या करती है? वेजिटेटिव ग्रोथ करती है और दूसरी ऋतु में क्या करती है? वो अपना प्रोडक्शन देती है, फ्लोरिंग करती है, तो क्या कहते हैं? प्यूबर से कहलाती है। उसको उदाहरण क्या? प्याज, आलू, मूली, पत्ता गोभी, फूल गोभी होगा। ठीक है, अगर बात करें ट्यूबर फॉर्मेशन की, ट्यूबर फॉर्मेशन यानी आलू का हम कौन सा भाग खाते हैं? कंद, जिसे क्या बोलते हैं? ट्यूबर। क्या बोलते हैं? ट्यूबर। तो ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए अगर आपसे पोटैटो पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है? एक वर्ष या एनुअल लगाना है। अगर आपसे बात की जाए पोटैटो की जरूरत तो पोटैटो आपको क्या लगाना है? पाइनियर लगाना है। ठीक है, पाइनियर लगाना है। अगर बात करें बहुवर्षीय की दोस्तों, बहुवर्षीय में अगर बात करें तो बहुवर्षीय में आपके सब्जियां जो आएंगी वो आएंगी तो परवल में क्या होता है दोस्तों कि ये वर्ष में एक बार अपने पत्ते भी गिरा देता है, लेकिन क्या है इसकी जो शाखाएं रहती है ना वो सालों साल तक क्या रहती है? हरी रहती है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? ट्राइकोसेंथस डायोकार्प। ये क्या है? बहुवर्षीय। परवल आपसे पूछता है। और अगला क्या है? टिंडोरा, लिटिल गार्ड, जिसका साइंटिफिक नेम है कॉक्सीनिया इंडिका। ये क्या है? आपके बहुवर्षीय सब्जियां हैं। अगर बात करें यहाँ बहुवर्षीय की तो बहुवर्षीय में आपका कौन आता है? ड्रम स्टिक आता है, ड्रम स्टिक। इसको मोरिंगा भी बोलते हैं, मोरिंगा। ठीक है, और जनरली आपको एक और इम्पोर्टेंट बात की, जितने भी एक वर्षीय फल होते हैं, फसलें होती हैं, उनका मोस्टली प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? लैंगिक द्वारा, बीज द्वारा होता है। तो उन्हें क्या बोलते हैं? बीज पौधा। वो जो बहुवर्षीय होते हैं उनको किसके द्वारा होता है? लैंगिक द्वारा, कटिंग द्वारा। कटिंग में आपका रूट कटिंग, शूट कटिंग, लीफ कटिंग। ठीक है, ग्राफ्टिंग के बाद लेयरिंग के बाद बडिंग, ये सभी क्या होते हैं? आपके अलैंगिक प्रवर्धन। और फल सब्जियों के अगर उपनाम की बात करें दोस्तों, फल सब्जियां बहुत सारी ऐसी हैं जिनके क्या है? कुछ उपनाम भी है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? बहुत मोस्ट है। अगर बात करें सब्जियों की, टमाटर की, तो टमाटर को गरीब का संतरा कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? ऑरेंज। तो गरीबों का संतरा किसे कहा जाता है? टमाटर को कहा जाता है। दूसरा इसकी बात करें तो विलायती बैंगन। दोस्तों यहाँ आपको कंफ्यूजन कर सकता है, अगर आपके इसमें विलायती बैंगन लिखा जाए तो आपको एग्जांपल बताना है टमाटर लगाना है। तीसरा का लव ऑफ इंग्लैंड, क्या बोला जाता है? लव ऑफ एप्पल। इंग्लैंड में लव ऑफ एप्पल बोला जाता है, लव ऑफ एप्पल का बोला जाता है, इंग्लैंड में बोला जाता है। ठीक है, और वुल्फ एप्पल, भेड़िए का सेब। एक नाम क्या है इसका टमाटर का? भेड़िए का सेब। अगर बात करें बैंगन की तो बैंगन को क्या कहा जाता है? ओवरजीन कहा जाता है, एग प्लांट कहा जाता है, गरीब की सब्जी कहा जाता है, और राष्ट्रीय सब्जी क्या कहा जाता है? बैंगन को कहा जाता है। अगर बात करें आलू की तो गरीबों का दोस्त। दोस्तों गरीबों का दोस्त और कोई नहीं है, इसे कहा जाता है आलू। को आपने सुना होगा ज्यादातर घरों में जब कोई सब्जेक्ट रहते तो बोल रहे हैं जब थोड़े से आलू बना लो। ठीक है, अगर बात करें सब्जियों का राजा भी कौन है? आलू। सब्जियों की रानी की बात करें, सब्जियों की रानी कौन है? भिंडी। इसे ओकरा भी कहा जाता है और लेडी फिंगर भी कहा जाता है। अगर बात करें करेला की, तो करेला का दूसरा नाम क्या है? बालसम पियर किसका दूसरा नाम है? करेले का। कोलक्रोप कौन सी जो गोभी के सभी सब्जियों का कहलाती है? कोलक्रोप कहलाती है। और कुकर की टेसी वाली क्या कहलाती है? पेपर कहलाती है। ठीक है,
अगर फलों के उपनाम की बात करें, वैसे तो बहुत सारे हैं सब्जियां और, लेकिन आपको कुछ मोस्ट बता रहे हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब दोस्तों फलों के उपनाम, अगर आम की बात करें तो फलों का राजा कहा जाता है, फलों का राजा, सब्जियों का राजा कौन था? आलू, फलों का राजा कौन था? आम। ठीक है। अगर इसे राष्ट्रीय फल भी कहा जाता है और बाथरूम फल भी कहा जाता है। केले की बात करें तो एडम भी कहा जाता है, फ्रूट ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग का पेड़, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट। एप्पल ऑफ पैराडाइज, कल्प वृक्ष, इसे क्या कल्प तरु केले को कहा जाता है, कल्प वृक्ष को कहा जाता है नारियल को, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है? नारियल को। और ऐतिहासिक फल भी किसे कहा जाता है? केले को। अनार की बात करें तो अनार का मैंने आपको बताया था, इसका ओरिजिन किधर कहाँ है? ईरान। तो ये ईरान का राष्ट्रीय फल कहा जाता है। या फ्रूट ऑफ लव, लव का जो फल कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? लव ऑफ एप्पल, लव ऑफ एप्पल को दोस्तों याद रखना, टमाटर कहा जाता है, लेकिन फ्रूट ऑफ लव अगर कहा जाए तो फ्रूट ऑफ लव आपको अनार कहा जाता है। आंवले की बात करें तो इंडियन गूसबेरी, दोस्तों गूसबेरी याद रखना, भारतीय गूसबेरी जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? आंवले को कहा जाता है। और 21वीं शताब्दी का फल भी किसे कहा जाता है? आंवले को कहा जाता है। ठीक है। मलक्का ट्री और अमृत फल, अमृत फल, अमृत की जहां बात आ जाए, अमृत फल, अमृत फल, तो अमृत फल किसे कहा जाता है? आंवले को कहा जाता है। बेर, बेर को क्या कहा जाता है? ग्रेप को सेब कहा जाता है, शुष्क फलों का राजा है, क्योंकि जो गर्म इलाकों में कंडीशन में क्या करता है? अच्छा ग्रोथ करता है, अच्छा प्रोडक्शन देता है। जैसे आपका ये राजस्थान का एरिया हो गया, तो इसे क्या कहा जाता है? शुष्क फलों का राजा कहा जाता है। और चाइनीज डेट कॉर्न, इसे क्या कहा जाता है? चाइनीज डेट कॉर्न कहा जाता है। और राजस्थान में फलों का राजा किसे कहा जाता है? वहाँ के बेल को कहा जाता है। बेलपत्र की बात करें तो गोल्डन एप्पल, गोल्डन एप्पल किसे कहा जाता है? बेल को, इसका नाम है एरियन मार्मेलोस। क्वींस ऑफ बंगाल, क्वींस ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? बेल को, क्वींस ऑफ, यानी कि बंगाल की रानी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है बेलपत्र को। खजूर की बात करें, शताब्दी फल, शताब्दी फल का मतलब होता है दोस्तों पुराना, तो शताब्दी फल किसको कहा जाता है? खजूर को। संतरे की बात करें तो फैंसी फ्रूट, फैंसी फ्रूट किसे कहा जाता है? संतरे को। ये वेरी वेरी मोस्ट है। उस संतरे से क्या बनाया जाता है? स्क्वैश बनाया जाता है, स्क्वैश। ठीक है। और अगर हम आगे बात करें, जहाँ पर कंफ्यूजन बन सकता है दोस्तों, ये होती है इंडियन गूसबेरी। क्या होती है? इंडियन गूसबेरी। तो इंडियन गूसबेरी किसको कहा जाता है? आंवले को। और इंडियन ब्लैकबेरी, तो जामुन मोस्टली ब्लैक होती है, तो ब्लैकबेरी किसे कहा जाता है? जामुन को कहा जाता है। अगर कल्प वृक्ष की बात करें तो नारियल, और कल्प तरु की बात करें तो किसे कहा जाता है? केले को कहा जाता है। राजस्थान में कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है दोस्तों? केले को कहा जाता है। गर्मी इलाकों में क्या करता है? अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। ठीक है। अगर आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे का दोस्तों आपका क्वेश्चन फलों का राजा मैंने बता दिया। फलों की रानी क्या है? लीची है। सब्जियों का राजा आलू है, तो सब्जियों की रानी भिंडी है। फूलों का राजा गुलाब है, तो फूलों की रानी कौन सी है? गुलदाउदी है। ठीक है। मसालों के राजा की बात करें तो काली मिर्च, और मसालों की रानी वेरी वेरी मोस्ट। आपको साइंटिफिक नेम दे देगा और पूछा कि मसालों का राजा कौन सा है, तो आपको काली मिर्च के साथ पाइपर नाइट्रोजन भी याद करके जाना है। अगर बात करें रानी की, तो रानी की इलेटिया कार्डिमम, इलेटिया कार्डिमम यानी मसालों की जो रानी होती है वो क्या होती है? इलेटिया कार्डिमम। तो आपको छोटी इलायची कभी नहीं देगा, एग्जाम्पल में देगा तो इलेटिया कार्डिमम देगा। अगर राष्ट्रीय पेड़ की बात करें तो राष्ट्रीय पेड़ क्या है? फाइकस बेंगालेंसिस, जिसे बरगद कहा जाता है। और राष्ट्रीय राज्य पेड़ की बात करें राजस्थान में तो उसका क्या कहते हैं? खेजड़ी। प्रोसोपिस सिनेरेरिया। अगर राष्ट्रीय फूल की बात करें भारत की तो नेलोंगो न्यूसिफेरा, कमल। और राज्य फूल, ये किसका राज्य फूल है? रोहिड़ा, ये राजस्थान का है। ठीक है। अगर आगे बात करें फल सब्जियों में पाए जाने वाले तत्व, ठीक है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई भी आपका एग्जाम होता है, चाहे एग्रीकल्चर लेवल का हो, अगर एग्रीकल्चर लेवल के अगर एग्जाम में होता है तो उनमें भी ये पूछ लिया जाता है, सब्जियों में पाए जाने वाले तत्व। दोस्तों टमाटर में क्या पाया जाता है? लाइकोपीन पाया जाता है। लाइकोपीन क्या है? एक एंटी कैंसर एक्टिविटी है, एंटी कैंसर एक्टिविटी है। 22 से 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? लाइकोपीन की मात्रा टमाटर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। लाइकोपीन क्या है? एंटी कैंसर एक्टिविटी है। सभी सब्जियों फलों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? लाइकोपीन किसमें पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। अगर मिर्च की बात करें तो कैप्साइसिन भी पाया जाता है और कैप्साइसिन भी पाया जाता है। एक के द्वारा उसमें चरपराहट होती है मिर्च में, और एक के द्वारा क्या होता है? उसका रंग कंट्रोल होता है। ठीक है। अगर दोस्तों आगे बात करें कलर की, मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, वैसे पढ़ाने को तो पूरी महाभारत पढ़ाई जा सकती है। दोस्तों अगर बात करें कलर की तो पीला कलर, अगर गाजर में बात करें तो पीला कलर किसके कारण होता है? जैंथोफिल के कारण। अगर नारंगी की बात करें तो नारंगी कलर किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। ठीक है। अगर प्याज की बात करें तो क्यूरोसिटी के कारण होता है, और प्याज का गुलाबी रंग है वो किसके कारण होता है? क्यूरोसिटी के कारण होता है। हल्दी, हल्दी का साइंटिफिक नेम क्या कुरकुमा लूंगा, तो हल्दी का जो कारण होता है उसके कारण कुरकुमिन के कारण। और पपीते कलर की बात करें तो किसके कारण होता है? कंट्रोल, यानी का जेनेटिक पिगमेंट के कारण।
बैंगनी रंग किसका होता है, बैंगन का होता है और जामुन का होता है। तो किसके कारण कंट्रोल होता है, एंथोसायनिन के कारण। दोस्तों मोस्टली जो भी जामुनी रंग होते हैं वो किसके कारण कंट्रोल होते हैं, एंथोसायनिन के कारण। ठीक है, अब अगर आगे बात करें तीखापन की, तो दोस्तों जो भी तीखापन, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, मिर्च में कैप्सिसिन के कारण होता है। और कलर किसके कारण होता है, कैप्सिसिन के कारण। कलर किसके कारण होता है, कैप्सिसिन के कारण क्या होता है, मिर्च का कलर कंट्रोल होता है। प्याज की बात करें, प्याज का तीखापन एलाइन प्रोपाइड डाइसल्फाइड के कारण, किसके कारण होता है, एलाइन प्रोपाइड डाइसल्फाइड के कारण क्या होता है, मिर्च का तीखापन होता है। ठीक है, तो मिर्च का तीखापन किससे होता है, एलाइन प्रोपाइड डाइसल्फाइड के कारण। इसका प्याज का, अगर लहसुन की बात करें, डाइएलाइन डाइसल्फाइड, ये क्या है, सल्फर कंपाउंड है। सल्फर कंपाउंड क्या है, ये NaCl, इसके कारण क्या होता है, तीखापन होता है। अगर बात करें कड़वाहट की, तो कड़वापन दोस्तों, अगर मेनली आपके क्वेश्चन आ जाए मुकरबिटेशन, तो आपको क्या लगाना है, मुकरबिटेशन जितने भी होते हैं कड़वे मुकरबिटेशन के कारण होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ऑप्शन में मुकरबिटेशन ना दिया हो तो आपका क्या दिया होगा, खीरा और लौकी में से कोई ऑप्शन आ जाए कि इनमें से कड़वापन किसके कारण होता है, तो आपको क्या लगाना है, पोलिनेशन के कारण। क्या आ सकता है आपका, पोलिनेशन, क्योंकि इसमें क्या कंडीशन होती है कि कोई भी आपका अगर मुकरबिटेशन होता है, अगर जंगली पौधे का परागकण आपके पौधे पर आ जाता है तो उसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा हो जाता है। ये कंडीशन किसमें हो जाती है, आपकी लौकी में हो जाती है और खीरे में हो जाती है। अगर करेले की बात करें तो करेले का कड़वापन मेमोडिसिन के कारण, किसके कारण होता है, मेमोडिसिन के कारण। बैंगन में दोस्तों बहुत मोस्ट है, बैंगन में आपसे पूछता है सोल सोडियम, बैंगन में क्या पाया जाता है, सोल सोडियम पाया जाता है और ग्लाइकोएल्गिन लाइट पाया जाता है बैंगन में। अगर बात करें टमाटर की, तो टमाटर में सेपोनेट पाया जाता है और टमाटर में जो खुशबू होती है ना, क्या होती है, खुशबू, टमाटर की खुशबू, वो किसके कारण होती है, सल्फोनियम के कारण क्या होती है, टमाटर की खुशबू होती है। अगर बात करें तरबूज की, तो तरबूज में क्या होता है, सेरोटोनिन, किसके कारण पाया जाता है, सेरोटोनिन। अगर बात करें उपयोगी पोषक तत्व की, कौन सा उपयोगी पोषक तत्व किस किस सब्जी में पाया जाता है, किस किस फल में पाया जाता है। दोस्तों अगर बात करें पहले पत्ता गोभी में, तो पत्ता गोभी में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। लेकिन अगर एंटी कैंसर की बात करें तो इंडोल 3 कार्बेनोल क्या है, कैंसर प्रतिरोधी तत्व है। अगर बात करें सिनग्रीन की, तो सिनग्रीन भी किसमें पाया जाता है, पत्ता गोभी में पाया जाता है। अगर प्याज की बात करें तो कवक प्रतिरोधी तत्व प्याज में कौन सा पाया जाता है, कैटचोल। कवक प्रतिरोधी तत्व कौन सा पाया जाता है, कैटचोल। टमाटर की बात करें तो टमाटर में कौन सा पाया जाता है, क्रोमेटिन कवक प्रतिरोधी तत्व पाया जाता है। टमाटर में 3 चीज पाई जाती है, पहला आपका क्रोमेटिन क्या है, कवक प्रतिरोधी तत्व है। लाइकोपिन क्या है, एंटी कैंसर एक्टिविटी है। और उसके बाद क्या है आपका कैरोटीन क्या है, कलर के प्रति रेस्पॉन्सिबल। पपीते में पाचन एंजाइम पाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, पेप्सिन बोलते हैं। अगर बेलपत्र की बात करें तो बेलपत्र में पाचन के लिए क्या है, मार्गमेलोसियम। बेलपत्र में पाचन के लिए क्या तत्व पाया जाता है, मार्गमेलोसियम। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों गुलदाउदी की, तो गुलदाउदी क्या है, एक जैविक कीटनाशक के रूप में क्या करती है, काम करती है। इससे जैविक कीटनाशक बनाया जाता है, इसका नाम क्या है, पायरेथ्रम क्या है, जैविक कीटनाशक, जो किसके द्वारा बनाई जाती है, गुलदाउदी के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, अगर बात करें हम आगे खुशबू की, तो दोस्तों बहुत सारे फल सब्जी आपने खाए होंगे, तो उनमें बहुत सारे एसेंस होते हैं, खुशबू होती है, वो किस कारण होती है। तो अगर बात करें खुशबू की, दोस्तों जो पका केला होता है, पका केला में आइसोपेंटाइल एसिटेट के कारण क्या होती है, खुशबू होती है। अगर कच्चे केले की बात करें तो कच्चे केले में क्या होता है, हेक्सानोल। दोस्तों आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, आपको पहले देख लेना, पका केला आपसे पूछा है, पका केला का जो है वो आइसोपेंटाइल एसिटेट है और कच्चे केला का है हेक्सानोल। अगर बात करें अंगूर की, तो अंगूर में क्या है, मिथाइल एंथ्रेनिलेट क्या है, अंगूर में खुशबू का कारण होता है। अगर बात करें संतरे की, तो संतरे में क्या होता है, वेलेंसी के कारण क्या पाई जाती है, खुशबू पाई जाती है, वेलेंसी के कारण। ठीक है, कोल क्रॉप्स का जितने आपकी गोभी होती है, उनमें किसके कारण होती है, सिन ग्रीन के कारण। ठीक है, अगर सिट्रिक अम्ल की बात करें, अम्ल किस सब्जी में कौन सा अम्ल, दोस्तों अम्ल क्या होता है, खट्टेपन का सूचक होता है। जितने भी ज्यादातर आपको मोस्टली फल होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक प्रवृत्ति के होते हैं, और सब्जी कैसी होती है, सब्जियां क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। क्षारीय प्रवृत्ति कौन होती है, सब्जियां। अगर अम्लीय प्रवृत्ति की बात करें, अम्लीय की, तो अम्लीय प्रवृत्ति क्या होता है, फल होते हैं, फल में क्या होता है, अम्लीय प्रवृत्ति है। तो जितना भी खट्टापन फलों में होता है वो किसके कारण होता है, किसी ना किसी एसिड के कारण होता है। ठीक है, अगर बात करें अनार की, अम्ल की बात करें तो सिट्रिक एसिड, दोस्तों सिट्रिक एसिड जो होता है उसके कारण टमाटर में खट्टापन होता है, और नींबू वर्ग के जितने भी है उनमें खट्टापन के कारण होता है सिट्रिक एसिड के कारण।
अगर बात करें मैलिक एसिड की तो गाजर और सेब में, गाजर, सेब, केला और प्याज, इनमें जो खट्टापन होता है वो किसी कारण होता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगर बात करें अंगूर इमली दोस्तों मोस्ट है, यहाँ से पूछ दिया जाता है मोस्ट, तो ये किसी कारण होता है टार्ट्रिक अम्ल के कारण, ठीक है, इसी कारण होता है टार्ट्रिक अम्ल के कारण। अगर आगे बात करें दोस्तों अनार की जो कठोरता, अनार की कठोरता किस कारण होती है, टैनिन के कारण। टैनिन एक तत्व होता है, उसके कारण क्या होती है, अनार की कठोरता होती है। अरबी की बात करें, अरबी में कैल्शियम ऑक्सीलेट, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट। जब आप अरबी खाते हैं तो कभी कभी आपके हाथ में खुजली पैदा कर देता है, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट। आप अरबी खाते हैं तो आपके मुंह में चरपराहट सी होती है, कसालापन होता है, वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट। आंवले में कसालापन की बात करें तो कसालापन टैनिन या फिनोल के कारण पाया जाता है। आंवले में क्या पाया जाता है, कसालापन टैनिन या फिनोल के कारण पाया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आगे बात करें, आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, एकांतर फलन। एकांतर फलन दोस्तों कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वर्ष में 3 बार फल देते हैं, जैसे अमरूद हो गया। कुछ ऐसे होते हैं जो तीसरे साल क्या देते हैं, फल देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एकांतर फलन। क्या बोलते हैं, एकांतर फलन की कंडीशन किसमें पाई जाती है, आम में पाई जाती है, खजूर में पाई जाती है, और सेब में पाई जाती है, और जैतून में पाई जाती है। अर्थात कभी कभी कुछ वैरायटी ऐसी होती है जो 1 साल फल देने के बाद तीसरे साल फल देती है, उसे क्या बोलते हैं, एकांतर फलन। बहुभुमुलता की बात करें तो बहुभुमुलता दोस्तों क्या होता है, जब एक ही बीज से बहुत सारे पौधे निकल जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, बहुभुमुलता बोलते हैं। तो जितने भी नींबू वर्गीय पौधे हैं, क्या है, नींबू वर्गीय, उनमें क्या पाई जाती है, बहुभुमुलता पाई जाती है, ठीक है। बहुभुमुलता शब्द की बात करें तो किसने दिया था, ब्रेव ने दिया था। बहुभुमुलता शब्द किसने दिया था, ब्रेव नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और इसकी खोज की बात करें तो खोज किसने की थी, ल्यूवेनहोक ने की थी, जिसमें सिट्रस में की थी, ठीक है। दोस्तों आईसीएमआर की बात करें, इंडियन काउंसिल, आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिनल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिनल रिसर्च, ये आईसीआर का इंस्टीट्यूट नहीं है, एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट नहीं है, मेडिकल डिपार्टमेंट का इंस्टीट्यूट है। इसने हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या है, 300 ग्राम सब्जी पर दिन के लिए क्या क्या निर्धारित किया। हमें स्वस्थ रहने के लिए कितनी सब्जी की रिक्वायरमेंट है, हमें हरी पत्तेदार सब्जी कितनी खानी चाहिए, दिन में 125 ग्राम खानी चाहिए। 100 ग्राम क्या खानी चाहिए, जड़ वाली सब्जी खानी चाहिए, और 75 ग्राम अंडे सब्जी खानी चाहिए। टोटल मिलाकर 300 ग्राम सब्जी का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। फल एवं सब्जियों में पाए जाने वाले पोषक तत्व और खनिज पदार्थ की बात करें दोस्तों, विटामिन, जो फल और सब्जियां होती हैं मोस्टली विटामिन और खनिज मिनरल क्या होते हैं, सोर्स होती है। तो विटामिन और खनिज मिनरल क्या होते हैं, हमारे शरीर में अनेक रोगों से लड़ने की क्या करते हैं, क्षमता पैदा करते हैं। तो अगर विटामिन की बात करें तो जल में घुलने वाले कौन से हैं, बीसी, और अगर वसा में घुलने वाले की बात करें एडीई। केवल आपको क्या याद रखना है, बीसी याद रखना है, जो आपके जल में घुलनशील है, बाकी जितने बच्चों को आपके होंगे तो वसा में घुलनशील, ठीक है। अब बात करेंगे सोर्स की, जितने फल सब्जियां हैं मोस्टली कौन कौन सी विटामिन के सोर्स हैं और किसके द्वारा हम अच्छी विटामिन की पूर्ति कर सकते हैं, उसकी कमी के जो भी रोग है उसे दूर कर सकते हैं। अगर दोस्तों विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम कैरोटीनिया रेटिनोल, ठीक है। अगर इसके सोर्स की बात करें तो आम क्या है, इसका सोर्स है, पपीता इसका क्या है, सोर्स है। अगर सब्जियों में बात करें तो सब्जियों में क्या है, इसका बथुआ, बथुए की जो पत्तियां होती हैं विटामिन ए का क्या है, अच्छा सोर्स है। अगर गाजर में बात करें तो गाजर भी क्या है, एक सब्जी में अच्छा स्रोत है। तो फलों में आम, पपीता, और सब्जियों में बात करते हैं गाजर और बथुआ। यहाँ आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है, जो लाल रंग होता है किस विटामिन के लिए उत्तरदायी होता है, तो लाल विटामिन ए के लिए उत्तरदायी होता है। इसकी कमी से बात करें विटामिन ए की तो रतौंधी रोग होता है, क्या होता है, रतौंधी। तो आप कभी, रतौंधी का मतलब होता है कि आंखों के सामने क्या रहता है, क्लियरिटी नहीं आती, कभी क्या अंधेरा दिखाई देता है, ठीक है। अगर B1 की बात करें तो B1 का साइंटिफिक नेम क्या है, थायमिन है। तो इसका जो सोर्स है वो क्या है, काजू। अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में क्या है, हरी मिर्च। हरी मिर्च क्या है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। अगर बात करें B2 की तो B2 का साइंटिफिक नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। एक इसमें पाई जाती है बेल एगल मार्मेलोर जो है उसमें क्या पाई जाती है, राइबोफ्लेविन या B2 पाई जाती है, ठीक है। ये दोस्तों आप थोड़ा देख लेना जो भी है, लेकिन मैं कुछ मोस्ट आपको बता देता हूँ। अगर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी में आपके बार बहुत चेरी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। विटामिन सी आपने पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है, बार बहुत चेरी लगाना है। इसी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग किसी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर बात करें आपसे विटामिन डी की तो दोस्तों विटामिन डी किसी भी सब्जी में मोस्टली नहीं मिलता, कहाँ मिलता है, सूर्य के प्रकाश में। और विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी किसमें मिलता है, मशरूम में मिलता है, मशरूम में क्या पाया है, विटामिन डी पाया है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी में पूछ सकता है आपसे, जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है, कमजोर हो जाता है विटामिन डी की कमी से। तो इसकी पूर्ति करने के लिए आपको बादाम खाते रहना चाहिए।
विटामिन के की बात करें तो विटामिन के से क्या होता है, इससे लिवर का थक्का नहीं मिलता। ये किससे संबंधित होता है, विटामिन आयरन से संबंधित होती है। तो हरे पत्ते दार जितनी भी सब्जियां हैं वो किसी विटामिन के की पूर्ति करती है। ठीक है दोस्तों, जनरली अगर बात करें हमारे शरीर में मोस्टली कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है, अनेक खनिज मिनरल की जरूरत होती है। तो प्रोटीन की पूर्ति हम दूध के द्वारा करते हैं, अंडों के द्वारा करते हैं, वसा की पूर्ति किसके द्वारा करते हैं, ऑयल्स के द्वारा करते हैं। तो अगर खनिज मिनरल्स की बात आए तो खनिज मिनरल्स की पूर्ति किसके द्वारा करते हैं, मोस्टली सब्जियों के और फलों के द्वारा करते हैं। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा जिसमें पाया जाता है कसावा में, कसावा इसे क्या बोलते हैं, टैपियोका, इसका दूसरा नाम है टैपियोका 38%, दूसरा साधारण में 28%, तीसरा आलू का पाया जाता है 22%। ठीक है, अगर फलों की बात करें तो फलों में सबसे ज्यादा जिसमें पाया जाता है एवोकाडो में, एवोकाडो फल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है। और आगे बात करें तो किशमिश में कितना 78% पाया जाता है। अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट काजू क्या है, प्रोटीन का मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है जो फलों में है। और सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में जो मटर में क्या पाई जाती है 7.2% प्रोटीन पाई जाती है। दोस्तों प्रोटीन तो और बीन्स में पाई जाती है, लेकिन क्या है जो मटर में प्रोटीन पाई जाती है वो 90% क्या है, पचने हो गया, क्या है पचने हो गया, आसानी से पच जाती है। अगर वसा की बात करें तो अखरोट में क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। और वैसे बात करें तो दूध में कितनी पाई जाती है, घी में 99 दोनों % की वसा पाई जाती है। अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का सोर्स क्या है, लीची है। लोहे की बात करें तो लोहे का सोर्स क्या है, करौंदा है। ठीक है, आयरन किससे पाया जाता है, करौंदे में पाया जाता है। और करौंदे एग्जांपल में आपको आयरन किससे पाया जाता है, मजदूर में पाया जाता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें फल सब्जियों में पाया जाता है सर्वाधिक फल सब्जियों में जो सर्वाधिक तत्व पाया जाता है कौन सा पाया जाता है, के। विटामिन के क्या पाया जाता है, सबसे अधिक फल सब्जियों में पाया जाता है। सब्जियों में सबसे कम तत्व सब्जियों में दोस्तों ना के बराबर क्या पाया जाता है, वसा। वसा का सब्जियों से कोई लेना देना नहीं है, और ना के बराबर क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। हाँ, फ्रूट में पाया जाता है अखरोट, काजू, बादाम। अगर बात करें फल सब्जियों की तो फल सब्जियों में क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। प्रोटेक्टिव फूड का मतलब होता है कि दोस्तों ऐसे न्यूट्रिएंट उसमें पाए जाते हैं कि जिससे हम पेट भरने के लिए यूज नहीं करते, इसलिए यूज करते हैं रोगों से लड़ने के लिए। हमारे अंदर क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है, इसे क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फंड बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आगे बात करें जलवायु के आधार पर, तो जलवायु के आधार पर जो फल होते हैं, जलवायु के आधार पर फल ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल होते हैं। अगर उष्ण फलों शुष्क फलों की बात करें, शुष्क में आपसे बेर, खजूर, आंवला, बेलपत्र, फालसा और पलोगा, ये सारे हो सकता है। यहाँ दोस्तों ध्यान रखना है, फालसा होता है उसका प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है, सीड के द्वारा होता है। अगर बात करें शीतोष्ण में एप्पल, पीयर, पीच, फल कितने लिए कैसे शीतोष्ण है। उष्ण की बात करें तो उष्ण में क्या होता है दोस्तों, आम, केला, पपीता, काजू, नारियल, चीकू। देखो आम है, आम की फैमिली क्या होगा, काजू या केला, पपीता, नारियल, चीकू और पाइनएप्पल, ये कैसे उष्ण के। अगर नेक्स्ट बात करें सब्जियों की तो सब्जियों के मैंने आपको 3 मौसम बताए थे कि जनरली वेजिटेबल्स के क्रॉप्स के 3 सीजन होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। तो खरीफ का जो सीजन है वो जून जुलाई से स्टार्ट होता है, जायद का से स्टार्ट होता है फरवरी मार्च से, और रबी का अक्टूबर नवंबर से। तो जो ये सब्जी आप ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये आप अपना पढ़ लेना, क्योंकि ये जनरली सिंपल सी बात है कि 2 अक्टूबर में हो जाती है वो कैसी सब्जी कहलाती है, आपकी रबी वाली सब्जी कहलाती है। ठीक है, अब दोस्तों देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। दोस्तों जब भी हम किसी फल सब्जी या फूल का क्या करते हैं, तुड़ाई कर लेते हैं, तो फल सब्जी फूल की तुड़ाई करने के बाद क्या होता है, हमें उसे स्टोरेज करने की जरूरत होती है, जिससे लंबे समय तक क्या हो, संरक्षित हो। क्योंकि जितना प्रोडक्शन होगा उतनी एक साथ उसकी खपत नहीं हो सकती। तो हमारे यहाँ क्या होता है 40% तक क्या होता है, फलों का नुकसान हो जाता है अच्छा स्टोरेज न करने का। तो यहाँ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इंपोर्टेंट इसका टेम्परेचर बता रहा हूँ, किस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इस पर स्टोर करके लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर आम की बात करें तो सामान्यतः 24 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और भंडारण की बात करें तो 12 से 14 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। अगर केले की बात करें तो केले में सामान्यतः 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और भंडारण में क्या चाहिए, 13 डिग्री सेल्सियस का चाहिए टेम्परेचर चाहिए। अगर खजूर की बात करें, आगे बात करें टमाटर की, तो टमाटर में जो वृद्धि है वो 20 से 24 डिग्री सेल्सियस में क्या होती है, बेस्ट होती है। प्याज में बात करें तो प्याज में वानस्पतिक वृद्धि क्या होती है, 13 से 21 डिग्री सेल्सियस में क्या होती है, बेस्ट होती है। और कंद निर्माण के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है
कि प्याज में कंद निर्माण के लिए कितना टेम्परेचर जो होता है मोस्ट होता है, तो 15.5 से 25.1। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, 15.5 से 25.1 कितना होना चाहिए टेम्परेचर होना चाहिए। अगर भिंडी की बात करें तो भिंडी के अंकुरण के बाद कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस। अगर अंकुरण हो तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस क्या हो टेम्परेचर हो, तो भिंडी की ग्रोथ क्या होगी अच्छी होगी। अगर आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो भिंडी की ग्रोथ क्या हो जाएगा कि कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर भिंडी के क्या करें सीड रेट की बात करें तो जो वर्षा ऋतु में भिंडी उगाई जाती है उसका सीड रेट आज से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। और अगर ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में 18 से 20 किलोग्राम क्या होता है प्रति हेक्टेयर इसका सीड रेट होता है। अब अगर दोस्तों आगे बात करें सब्जियों की, तो सब्जियों में आलू का जो कण निर्माण होता है, आलू का कण निर्माण के लिए टेम्परेचर की जरूरत होती है 17 से 19 डिग्री सेल्सियस क्या होती है टेम्परेचर की जरूरत होती है। और कण अगर 30 डिग्री सेल्सियस से आपका क्या टेम्परेचर हो जा रहा है तो आलू का कण निर्माण क्या होता है बंद हो जाता है। अगर गाजर की बात करें, गाजर का रूट डेवलपमेंट के लिए 18 से 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और उसके बाद जब रंग डेवलपमेंट दोस्तों अगर कोई सब्जी होती है तो पहले उसमें जड़ निकलती है, जड़ निर्माण के लिए क्या चाहिए हमें 18 से 22 डिग्री, फिर हमें थोड़ा लो टेम्परेचर चाहिए रंग निर्माण के लिए 17 से 21 डिग्री। मूली में जड़ निर्माण के लिए 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और फूलगोभी में अगर बात करें तो अगेती किस्मों में कण निर्माण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। फूलगोभी का कण क्या है दोस्तों खाया जाने वाला भाग है, मध्य किस्मों के लिए 16 से 20 डिग्री सेल्सियस और पछेती किस्मों के लिए 10 से 16 डिग्री सेल्सियस। अगर दोस्तों आपने टेम्परेचर ज़्यादा घटाया बढ़ाया तो आपको क्या आपका कट जो है फूलगोभी का वो आसानी से नहीं बनेगा, उसमें क्या हो जाएगी या तो छोटा हो जाएगा या कोई भी जो हो जाएगा। मटर की बात करें, मटर के अंकुरण के लिए कितने 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आपको आवश्यकता होती है। अगर बात करें प्रवर्धन की, तो प्रवर्धन की अगर बात करें दोस्तों मोस्टली प्रवर्धन कोई भी पौधा है उससे अगर हम बहुत सारे पौधे डेवलप कर रहे हैं एक पौधे से या उसके जैसे बहुत सारे पौधे बना रहे हैं तो उस प्रक्रिया को सिंपली क्या कहता है प्रवर्धन। एक पौधे के जैसे बहुत सारे पौधे हम बनाते हैं तो क्या करता है प्रवर्धन करता है। प्रवर्धन दोस्तों दो तरीके का होता है। अगर हम मोस्टली कोई एक पौधे बहुत सारे पौधे तैयार कर रहे हैं तो पौधे किसके द्वारा तैयार करते हैं, या तो बीज के द्वारा करते हैं अगर और या पौधे किसी भी पार्ट द्वारा वेजिटेटिव पार्ट द्वारा करते हैं। अगर हम बीज द्वारा कर रहे हैं तो क्या कहलाता है बीज पौधा कहलाता है। तो बीज द्वारा किसके पौधे तैयार करते हैं पपीता, पपीते के बाद किसे करते हैं फालसा। और बीज के अलावा कोई भी अगर पार्ट हो रूट हो शूट हो लीफ हो उसके द्वारा हम तैयार कर रहे हैं तो उनका कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। तो दोस्तों लैंगिक प्रवर्धन की अगर बात करें सीड की तो फालसा पपीता में क्या पाया जाता है लैंगिक प्रवर्धन पाया जाता है। अगर अलैंगिक की बात करें तो अलैंगिक प्रवर्धन मोस्टली जितने भी सब्जियां होती हैं फल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है अलैंगिक प्रवर्धन जो द्विवर्षीय होती है। क्या होती है द्विवर्षीय। ठीक है। अगर कलम की बात करें दोस्तों जितनी भी मैंने आपको बताया सीड के अलावा कोई भी अगर पार्ट यूज करेंगे तो वो क्या माना जाएगा अलैंगिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है। तो कटिंग करने के लिए हम तीन तरीके की कटिंग में तीन तरीके की लगाते हैं। जड़ की कटिंग लगा सकते हैं, शकरकंद हो गया, पत्ती कटिंग लगा सकते हैं, कपड़े चटाई गोली हो गया। और तने कटिंग की अगर हम बात करें तो दोस्तों कटिंग तीन तरीके की होती है। तो आपकी हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग और सॉफ्टवुड कटिंग। अगर कठोर कास्ट के कलम की बात करें तो अंगूर अनार और गुलाब में क्या करते हैं हम कठोर कास्ट कलम लगाते हैं। कठोर कास्ट कलम का मतलब जिसे थोड़ा समय हो गया हो जो क्या हो गई कठोर हो गई, क्योंकि जो तना निकलता है वो क्या होता है सॉफ्ट होता है। तो लगभग 1 से 1.5 वर्ष पुराना क्या लगाते हैं अंगूर अनार और गुलाब का कलम लगाते हैं। अर्ध कठोर की बात करें तो अर्ध कठोर उससे कम समय की 6 से 9 महीने की होगी। आम अमरूद आंवला और नींबू में क्या लगाते हैं अर्ध कास्ट कलम लगाते हैं। अगर कोमल की बात करें तो कोमल में सेब चमेली क्या लगाई जाती है कोमल कलम लगाई जाती है। और हर्बेशियस जितने भी प्लांट होते हैं सुंदरता बढ़ाने वाले उनकी हम 1 से 2 माह पुरानी क्या लगाते हैं कटिंग लगाते हैं। दोस्तों जो आगे की वीडियो है आगे का टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हुई है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद जय भारत।